नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप शिखर की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपकी यात्रा बढ़ती है, आपका जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे रास्ता मुश्किल होता जाता है। राजनीति में भी होता है, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी होता है। तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे पूर्ण तौर पर राष्ट्रीय पार्टी बनने, पूर्ण तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि दक्षिण में अब भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, उसकी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, उसका रास्ता भी मुश्किल होता जा रहा है। अगले करीब 10 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें सबसे पहले होना है बिहार में, जो इसी साल अक्टूबर नवंबर में होगा। उसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल और मई के पहले हफ्ते के बीच में आप समझ लीजिए 4 राज्यों यानी तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम, इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो बिहार के चुनाव के बारे में तो खूब खबरें छप रही हैं। आपको मालूम होगा 2 गठबंधनों के बीच में चुनाव है। एक तरफ महागठबंधन है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ का, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी और कुछ और छोटी पार्टियों का। अभी तक की जो स्थिति है उसमें दिखाई देता है कि बिहार में एनडीए आगे है। आज की स्थिति में आगे राजनीति में क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी कम से कम एनडीए की स्थिति बेहतर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार फिर से आ सकती है। असम में चुनौती है तीसरी बार सरकार बनाने की, जो मेरी नज़र में बहुत कठिन है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी 10 साल की हो जाएगी और उसके अलावा असम में 33% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। तो इसलिए भी चुनौती है। भारत के जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है उसमें आबादी के प्रतिशत के लिहाज से देखें तो असम में मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा है। तो वो और बड़ी चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी से भी बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ कई तरह की चुनौतियाँ हैं। एक, ममता बनर्जी की अपार लोकप्रियता, ममता बनर्जी का जुझारूपन, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राज्य स्तर का वैसा जुझारू या लोकप्रिय नेता नहीं होना, संगठन की कमजोरी और संगठन के आंतरिक मतभेद। वो लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिखाई दे गया कि 2021 में विधानसभा चुनाव में जो ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा लोगों का मानना है कि विधानसभा चुनाव आते आते ये परिस्थिति बदलेगी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन कम से कम अभी तो जो है कोई बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी की सरकार के तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लताड़, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच अदालत के निर्देश पर होना, इन सब के बावजूद ममता बनर्जी चुनावी दृष्टि से कमज़ोर हो गई हों ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब या तो लोग चुप हैं, तय करके बैठे हैं कि जब मतदान का समय आएगा तब अपने मन की बात बोलेंगे, या फिर जो दिखाई दे रहा है उससे तो कोई बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं लग रही है। बचा तमिलनाडु में इस बार ज़रूर राजनीति बदलने वाली है। कई जो है चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पहली बार हो रही हैं। जैसे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी बना ली है टीवी के, और वो चुनाव मैदान में उतर रही है। अब किसी को पता नहीं कि वो किसके वोट काटेंगी। बीच में चर्चा शुरू हुई, एक सुगबुगाहट थी कि शायद AIADMK से विजय का समझौता हो जाएगा, लेकिन होगा कि नहीं पता नहीं है। विजय की मांग क्या होगी? वैसे भी विजय और उनकी पार्टी चुनावी दृष्टि से अननोन कम्युनिटी है। उनकी जो लोकप्रियता है वो वोट में कितनी बदलेगी ये किसी को मालूम नहीं है। दूसरी बात, MK स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और उनके बेटे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उदयनिधि स्टालिन, उनकी लोकप्रियता न होना, जनाधार न होना उनका, ये DMK के लिए एक बड़ा सेटबैक है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा और AIADMK के गठबंधन की तो घोषणा हो गई है, लेकिन सब कुछ सहज वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। AIADMK जो है प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी है, लेकिन नंबर 2 की जो हनक होनी चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए,
जो असर होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं पहुंच नहीं पाई। ठीक है कि लोकसभा चुनाव में उसको 21% करीब वोट मिले और वो तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन उसने अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को पद से हटा दिया AIADMK से समझौता करने के लिए। अब उसका कितना असर पड़ेगा, याद रखिए तेलंगाना में यही काम किया था बीजेपी ने, जब अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया था इस उम्मीद में कि शायद उसका फ़ायदा होगा। जो बाहर से लोग आए थे उनको एकोमोडेट करने के लिए, हुआ उसका उल्टा, नुकसान हो गया। तो अब तमिलनाडु में इसका कितना असर पड़ेगा किसी को मालूम नहीं है कि अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद बीजेपी ने अभी कहीं कोई उनका एडजस्टमेंट किया नहीं है। माना जा रहा था कि वो केंद्र में आएंगे, मंत्री भी बन सकते हैं, राष्ट्रीय संगठन में उनको पद मिल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो तमिलनाडु एक राज्य है जहां बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जैसी उम्मीद थी, जिस तरह का माहौल बन रहा था, DMK जिस तरह से लगातार भाजपा पर हमलावर थी, प्रदेश की नंबर 2 पार्टी अन्ना द्रमुक की बजाय ऐसा लग रहा था, परसेप्शन वॉर ऐसी बन रही थी कि जैसे सीधी लड़ाई DMK और बीजेपी में हो, लेकिन ज़मीन पर ऐसा नहीं है। लेकिन आज इन 4 राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात केवल केरल की कर रहा हूँ। केरल एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोकसभा की एक सीट मिली। वो सीट मिली मलयालम की फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुरेश गोपी। भाजपा के टिकट पर लड़े, भाजपा में शामिल हो चुके हैं और वो चुनाव त्रिशूल से जीत गए, केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। उसके अलावा भाजपा ने राजीव चंद्रशेखर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वो बड़े कम मतों के अंतर से शशि थरूर से तिरुवनंतपुरम की सीट पर लोकसभा का चुनाव हारे थे। 2 ऐसी भी सीटें थी जहां भाजपा ने ट्रायंगुलर कंटेस्ट बनाया। तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को 19% वोट मिला। ये भाजपा की दृष्टि से एक बड़ी छलांग है केरल जैसे राज्य में, जहां उसका कोई ज़्यादा जनाधार नहीं था। आपको याद होगा 2015 के बाद वहाँ एक नई पार्टी बनी थी, भारत धर्म जनसेना पार्टी। ये श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की पॉलिटिकल विंग है और इन दोनों संगठनों का, जो गैर राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक पार्टी, दोनों का बड़ा प्रभाव माना जाता था केरल के एजवा समाज में, जो OBC में आता है और CPM का कोर वोट बैंक है। ये माना जाता था कि इनके आने से राजनीति में CPM को बड़ा नुकसान पहुंचेगा और भाजपा ने गठबंधन कर लिया इनसे 2016 के चुनाव में, फिर 2021 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस समाज का वोट मिला नहीं, या दूसरी तरह से कहें कि धर्म जनसेना पार्टी जो है वो एजवा समुदाय को अपने साथ जोड़ नहीं पाई। तो अब केरल में ये पार्टी उस स्थिति में पहुंच गई है जहां एक समय भाजपा के लिए शिवसेना हो गई थी, कि वो भाजपा के विकास को अवरुद्ध करने लगी। तो केरल में ये समझा जा रहा है कि धर्म जनसेना पार्टी भाजपा के विकास को अवरुद्ध कर रही है, उसमें रुकावट बन रही है, क्योंकि उसकी वजह से भाजपा अलग से एजवा समुदाय को लुभाने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको जोड़ने का उस तरह से खुला प्रयास नहीं कर रहा है। तो भाजपा जोड़ नहीं पा रही है और धर्म जनसेना पार्टी के साथ ये समाज जुड़ नहीं रहा है, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे CPM को मिला है। लोकसभा चुनाव में CPM को सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिली, भाजपा को भी 1 सीट पर सफलता मिली, 19 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन ये एक सीट की जो मैंने बात की, आप इस गणित में मत फंसिए। एक सीट का मतलब ये नहीं कि CPM और BJP केरल में बराबर बराबर हो गई, बहुत फ़र्क है। बल्कि कहें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस फ़र्क को BJP ने कम किया है। कुल 140 सीटें हैं विधानसभा की केरल में, इनमें से 38 पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में, अगर असेंबली सेगमेंट वाइज देखें तो 38 सीटों पर 25 से 40% वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक बिना जनाधार के, बिना किसी लोकप्रिय नेता के बावजूद गुटबाजी का शिकार रही है।
तो राजीव चंद्रशेखर पर यह जिम्मेदारी है कि वो गुटबाजी को ख़त्म करे, पार्टी का जनाधार बढ़ाए, उसका भौगोलिक विस्तार करें। ये चुनौतियां हैं और उनके पास समय बहुत कम है। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व का उनको पूरा समर्थन है और उनको खुली छूट है काम करने की। अब यहाँ पर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्षमता, इन दोनों की परीक्षा होने वाली है 2026 में। केरल में ये मैं नहीं कहने जा रहा हूँ कि जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता की दावेदार बन जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न इस समय यह है कि वो धर्म जनसेना के साथ गठबंधन में रहे या गठबंधन तोड़ दे। क्योंकि जो गठबंधन आपके पैर की बेड़ी बन जाए उस बेड़ी को काट देना बेहतर होता है। ये तार्किक बात लगती है, लेकिन ये बेड़ी काट देने के बाद आप मजबूत होंगे या कमज़ोर हो जाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे, राजनीति में जोखिम लिए बिना कोई बड़ा फ़ायदा मिलता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय ये जोखिम मोल लेने के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि धर्म जनसेना पार्टी कुछ जोड़ नहीं रही है, बल्कि वो बीजेपी के विकास को रोक रही है और अलग जिन सीटों पर वो लड़ती है वहाँ बीजेपी का वोट ले जाती है। लेकिन बीजेपी जिन सीटों पर लड़ती है वहाँ धर्म जनसेना पार्टी वोट शेयर उसका बढ़ाने में बिल्कुल किसी तरह मददगार साबित नहीं होती। तो एक तरह की लाइबिलिटी बन गई है। लेकिन छोड़ने का मतलब है, मान लीजिए कि वो किसी और के साथ मिलती है, अलग लड़ती है, उसका कोई ज़्यादा अस्तित्व रहेगा नहीं। लेकिन किसी और के साथ मिलती है, वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ चली जाए या सीपीएम के गठबंधन के साथ चली जाए। सीपीएम के गठबंधन के साथ जाने की तो उम्मीद है नहीं, कांग्रेस के साथ भी जाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो भाजपा के सामने चुनौती पहले अपना घर ठीक करने, फिर अपना गठबंधन ठीक करने, गठबंधन का जो समीकरण है उसको ठीक करने, और उसके बाद एक लंबी छलांग लगाने का कि भारतीय जनता पार्टी केरल की राजनीति में मजबूत तीसरा ध्रुव बन जाए। इसकी चुनौती है भाजपा के सामने, और इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा योगदान हो सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले केरल पर इतना फोकस किया, केरल के ईसाई समुदाय को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की, लगातार भारतीय जनता पार्टी ईसाई समुदाय और पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो सीपीएम का कोर वोट है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिखा कि उसको कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं उसका। क्या अब भाजपा के तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के बाद इसमें कोई परिवर्तन आएगा? उसके अलावा केरल की राजनीति में कांग्रेस के अंदर की जो कलह है, शशि थरूर के खिलाफ राहुल गांधी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, और शशि थरूर भी कोई सरेंडर करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। तो केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के खासम खास हैं और शशि थरूर के बीच में एकदम सीधी लड़ाई हो गई है। अब शशि थरूर का क्या रुख होगा चुनाव तक, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस में बने रहें या कांग्रेस से बाहर जाएं, दोनों हालत में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे। शशि थरूर का इतना विरोध करके कांग्रेस पार्टी को केरल में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन शशि थरूर अगर खुलकर कांग्रेस के विरोध में आ जाते हैं तो उनको तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ है उसको देखते हुए इस बार उम्मीद है कांग्रेस को कि उसकी सत्ता में वापसी हो सकती है। इस सत्ता में कांग्रेस की वापसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी नहीं, शशि थरूर बन सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि शशि थरूर ये तय करने की स्थिति में हो सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में केरल में वापसी हो पाएगी या नहीं। लेकिन जो संबंध है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और खासतौर से गांधी परिवार और शशि थरूर के बीच में, उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई समझौता होने की कोई उम्मीद है। वो जो 30-32 देशों में भारत का डेलीगेशन गया है अपना पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान और भारत के संघर्ष के बीच में,
उस डेलीगेशन का नेतृत्व शशि थरूर कर रहे थे। ये बात कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार शशि थरूर पर हमला कर रही है और शशि थरूर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो केरल की राजनीति मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा उलझी हुई कभी थी। वहाँ बड़ी सीधी सीधी राजनीति चलती थी। दो फ्रंट, एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है, दूसरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। इन्हीं दोनों के बीच में चुनाव होता रहता था और 1-1.5% के वोट से सत्ता की अदल बदल होती रहती थी। लेकिन इस बार चुनाव इतना सीधा नहीं होने वाला है। बीजेपी एक तीसरे खिलाड़ी के रूप में आ गई है, लेकिन वो क्या पूरे प्रदेश पर असर डाल पाएगी या उसके प्रभाव के जो कुछ क्षेत्र हैं वहीं तक सीमित रहेगी? उससे भी बड़ी बात है कि वो किसका खेल बिगाड़ेगी। इस पर निर्भर करेगा कि केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सरकार किसकी बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने को बढ़ाने की भी चुनौती है और कांग्रेस और सीपीएम को एक साथ रोकने की भी चुनौती है, जो कि मुझे लगता है लगभग असंभव जैसा काम है। लेकिन अपने को बढ़ाने की उसकी जो चुनौती है वो अपेक्षाकृत जो है थोड़ा आसान लगती है। जिस तरह का वातावरण बन गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होना तो तय है, लेकिन सवाल यह है कि वो इंक्रीमेंटल होगा, सिर्फ थोड़ा सा हो जाएगा, या कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये निर्भर करेगा कि राजीव चंद्रशेखर का नेतृत्व, उसका असर क्या है, उसकी लोकप्रियता क्या है और उसकी विश्वसनीयता क्या है। इसके अलावा पार्टी का संगठन, क्या पार्टी के संगठन में बड़ा परिवर्तन आएगा 2026 के चुनाव तक? क्या पार्टी के संगठन की मशीनरी एक होकर काम करेगी जो अभी तक नहीं करती रही है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भाजपा को अगले ज़्यादा से ज़्यादा महीने 1.5 महीने में खोजना है। क्या भाजपा खोज पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।